दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों आज एक छोटा-सा साक्षात्कार करेंगे डॉक्टर राकेश पाठक जी के साथ। पाठक जी यात्रा पर हैं, कनाडा की यात्रा पर हैं और कनाडा से आज हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे कुछ 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे उस पर बात करेंगे। तो मैं समय जो है उसको बिल्कुल बचाते हुए पाठक जी को जोड़ रहा हूँ और देखिए वहाँ की सुबह है और हमारी शाम है और हम और पाठक जी अभी यहाँ पे जी, बात कर रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। तो सर मैं थोड़ा हम सब्जेक्ट में आए उससे पहले मैं आप कनाडा जो है बहुत डेवलप कंट्रीज में से एक माना जाता है जो सबसे 6-7 जो बड़े कंट्रीज हैं जिसको बिल्कुल। सही में विकसित देश माना जाता है। सर मैं पहली टिप्पणी ये लेना चाहता हूँ थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके भारत में हम लोग रहते हैं, हम पैदा हुए हैं, हम यहीं मरने वाले हैं। लेकिन जब आप ऐसे विकसित देश में जाते हैं, आप थोड़ा अगर बता पाएँ संक्षिप्त में कि फ़र्क क्या है एक विकसित देश में और एक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे हमारा देश कहा जाता है, उसमें फ़र्क क्या है? हम कोई सटायर नहीं करेंगे, कोई नहीं, कटाक्ष नहीं बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल। हकीकत में जो है वो फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग एक सच्चे भारतीय हैं, जहाँ पैदा हुए हैं उसे हम लोग मानते ही हैं कि जननी जन्मभूमिश्च भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे लिए हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है। बेहतर है। लेकिन इससे अलग जब आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो दुनिया के तमाम देश, खास तौर से अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप के कई देश हैं, खाड़ी के कई देश हैं। इन देशों ने तरक्की की ऐसी मिसाल कायम की है कि जिसका मुकाबला तीसरी दुनिया के देश नहीं कर सकते अभी। सबसे बड़ी चीज होती है मनुष्य का जीवन, उसका जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। उससे अपने सामान्य जनजीवन में, अपने साधारण जीवन यापन में कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, वे सुविधाएं कैसी हैं। उसमें सबसे पहली होती है स्वास्थ्य की, शिक्षा की और रोजगार की। अगर हम सिर्फ कनाडा की बात करें तो हमारे देश में और कनाडा में इतना ज्यादा अंतर है कि उसे पाटने में अभी दशकों लग जाएंगे। यहाँ बच्चा जन्म लेता है, उसके साथ ही माता पिता की बजाय सरकार की जिम्मेदारी होती है। 1 से 1,500 डॉलर प्रति माह सरकार देती है बच्चे के अच्छे लालन पालन के लिए माता पिता को। एजुकेशन एजुकेशन पूरी फ्री है। स्वास्थ्य सुविधाएं अद्भुत हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जी। माफ़ कीजिए मुझसे रहा नहीं जा रहा है इसलिए आपने ये जी, कहा बड़ी गज़ब की बात कह दी। मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ भी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वहाँ भी एक-दूसरे को हराकर जो है सत्ता पाने की बिल्कुल। कोशिश की जाती है और ये होता भी रहता है। तो आप कह रहे हैं कि ये चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए, पर ये जो आप कह रहे हैं कि अगर आप बच्चे के माता-पिता बनते हैं, तो बच्चे का लालन-पालन करने के लिए 1 डेढ़ हज़ार डॉलर वो स कोई भी पार्टी की सरकार वो देती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ उसको ना तो रेवड़ी कोई कहता है, जैसे हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से रेवड़ी के खिलाफ भाषण देते हैं और हर चुनाव में रेवड़ियां खोलकर बांटते हैं। जी, यहाँ राजनीतिक दलों में न तो उस तरह की स्पर्धा है, न उस तरह का राजनीतिक माहौल है। आपको कनाडा या अमेरिका में न तो कोई फॉलो पायलट जैसे काफिले दिखाई देंगे कि मंत्री जी का कारकेड जा रहा है। हो सकता है कनाडा का प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, कल हम मॉल में थे तो हो सकता है हमारे बगल से निकल गया हो, उसकी उसकी कार निकल गई हो, हमें पता भी नहीं चला हो। तो आम मतलब जनता उसकी जी। फ़ोटो-वोटो कोई प्रधानमंत्री की छपती है कि हम मैं दे रहा हूँ डेढ़ हज़ार डॉलर आपके बच्चे मैंने को पालने के मैंने लिए? आज तक मैंने आज तक सड़कों पर किसी नेता की कोई होर्डिंग, कोई तस्वीर नहीं देखी। अमेरिका में हम 1.5 महीने थे, वहां भी इस तरह के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर कहीं नहीं दिखाई देते। पिछले साल हम टेलीवि अमेरिका टेलीविज़न में पे थे। कोई प्रचार-वचार तो होता होगा सर? बिल्कुल नहीं, टेलीविजन पर खबरें उस तरह से चलती हैं जैसे खबरें दिखाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि स्क्रीन तोड़कर बाहर निकल आए, कोई बड़ी खबर आ जाए। हमारे यहाँ की तरह फर्जी खबरें नहीं चलती कि पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है भारत ने, आसिम मुनीर गिरफ्तार हो गया है। उस तरह का न तो शोर, न चीखना चिल्लाना। एक सभ्य समाज जिस तरह से सूचनाओं को प्रेषित करता है, वो राजनीतिक माहौल उस तरह का है कि एक
अब जैसे जस्टिन ट्रूडो है, हट गए प्रधानमंत्री पद से, कहीं कोई अता पता नहीं है। हो सकता है कॉलेजों में लेक्चर देने जाते हो, सेमिनारों में भाषण दे रहे हो, अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पार्टी कोई भी हो, सरकार की नीतियां नहीं बदलती हैं उस तरह से। अमेरिका में जरूर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने बराक ओबामा की जो हेल्थ स्कीम थी, उसे हेल्थ कार्ड जो था, उस स्कीम को रोक दिया है। लेकिन कनाडा में तो ये भी नहीं होता। यहाँ तो सब सुशिक्षित राजनीति है, और शिक्षा का अर्थ यहाँ ये भी नहीं है जैसे युवावस्था में जवान होने पर लड़का अगर उसने 12वीं तक पढ़ाई कर ली तो जरूरी नहीं उसके बाद वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करे, वो अपना काम कर सकता है। यहाँ ट्रेड का बहुत महत्व है। अपने अपने रोजगार के लिए कोई भी लड़का या लड़की जवान होने के बाद कोई रोजगार करना चाहता है तो सरकार अपनी तरफ से उसे लोन देती है, हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, आपको कोई आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है, सरकारी प्रक्रिया और कोई पूरी करनी है, एक दिन के अंदर सारा काम होता है। कहीं कोई कतार, कहीं कोई क्यू उस तरह की नहीं दिखाई गई। क्यू है, आप मॉल में सामान खरीदने जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं सब लोग, कोई लाइन नहीं तोड़ेगा। यद्यपि क्यू में लगना तो हमारे देश में भी अब ठीक ठीक होने लगा है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये स्वीकार तो करना ही पड़ेगा कि हमारे देश में अभी बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, बहुत कुछ होना बाकी है। जी। सर मैं एक छोटा-सा एक इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी देश की पहचान वो कितने सभ्य समाज का निर्माण करते हैं, या तो समाज कितना सभ्य है ना? सभ्यता उस पर निर्भर करता है। और पर्टिकुलरली जाना जाता है कि भई आपकी सिविक सेंस कितनी है, कैसी है? आप बिल्कुल। अ, एक-दूसरे के प्रति क्या व्यवहार करते हैं, और मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुल मिला के एक ज़िम्मेदारी बतौर नागरिक और बीइंग एन इंडिविजुअल, क्या आप उसके लिए जागरूक है कि नहीं? एक-दूसरे को कैसे देखते हैं? आपकी कॉमन सेंस क्या है? उस पर ये होता है। तो कनाडा में किस तरह से देखने को मिलता है? मतलब यहाँ हमारे यहाँ ट्रैफिक हम देखते हैं, हमारे यहाँ हम जैसे कतार की बात की, हम वो सब देखते हैं। हम रोड पर थूकने वाले लोगों को आए दिन देखते हैं, रॉन्ग साइड आने वाले लोगों को देखते हैं। बहुत इतना ज़्यादा हॉर्न बज रहे हैं कि रोड पे निकलना बड़ा मुश्किल है, और मतलब हर तरह से केओस दिखता है हमको अगर हम हमारे घर से बाहर निकलते हैं। वहाँ क्या सीन है सर? देखिए, सिविक सेंस का जहां तक सवाल है, आप ट्रैफिक सिग्नल्स पर देख सकते हैं। यहाँ जैसे हम रिचमंड हिल एक शहर है टोरंटो में, वहां पर है। शहर के भीतर से रेलवे लाइन निकली हुई है पूरी, और सब ऑटोमेटिक बैरियर हैं जो गेट लगे हुए हैं। हमारे यहाँ तो रेलवे की जो क्रॉसिंग होती है वहां पर आदमी रहता है, गार्ड रहता है, बंद करता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक है, ट्रेन आने से पहले सेंसर के उससे अपने आप गेट बंद हो जाएगा। और गेट भी अब किस तरह के होते हैं, आधे आधे हैं। उधर से ऐसे आधा ऐसे बैरियर गिरेगा, इधर से आधा बैरियर गिरेगा। ये जो आधा है इसमें से ऐसे निकल के कोई नहीं आ सकता, कोई आएगा ही नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकते। ट्रैफिक सिग्नल्स पर कभी आज तक आप किसी को नहीं देखेंगे कि उसको वायलेट करके कोई आगे जा रहा है। हॉर्न की आवाज हमने आज तक नहीं सुनी सड़कों पर। रिस्पॉन्स टाइम सुन लीजिए आप, आपको आश्चर्य होगा। अगर किसी हाईवे पर या कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर, 90 सेकंड है रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर, एम्बुलेंस, फायर, पुलिस के पहुंचने का। यहां तक कि अगर किसी ऐसी जगह हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है और किसी को, घायल व्यक्ति को जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना है, तो एयर एम्बुलेंस आएगी। एयर एम्बुलेंस ऊपर उड़ती रहेगी, उसमें से सीढ़ी से आदमी उतरेगा, जो पैरा मेडिकल का स्टाफ है, घायल व्यक्ति को लेकर चला जाएगा। कल ही हम जब डिनर करके लौट रहे थे, कल जब व्हाइट हाउस डिनर में वाशिंगटन होटल में हिल्टन में जो फायरिंग हुई, जी, मैंने वहीं से फिर वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो ट्विटर फेसबुक पर। जी, बहुत शुरुआती वीडियो मैंने बना दिया था। हम जिस हाईवे से आ रहे थे वहां 2-3 कारें आपस में टकरा गई थी हाई स्पीडिंग की वजह से। हमारे देखते देखते चंद सेकंड में एम्बुलेंस भी आ गई, पुलिस भी आ गई। वो वहां से ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए गाड़ियों को हटाने का काम, सब कुछ चंद मिनट और सेकंड में शुरू हो गया।
तो ये चीज़ साधारण जीवन में साधारण रूप से होती हैं, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई विशेष प्रयास नहीं करने होते। सड़कों पर कोई शोर नहीं सुनाई देगा आपको, लोग वॉक कर रहे हैं, एक-दूसरे को विश करते हैं। सामान्य जनजीवन इतना स्मूथली चलता है, उसमें पुलिस या प्रशासन की कोई भागीदारी नहीं दिखाई देती। आपको वर्दीधारी पुलिस नहीं दिखाई देगी। अगर आप पूरे 1 महीने कनाडा में घूमेंगे तो हो सकता है आपको कहीं पुलिस दिखाई नहीं दे, लेकिन पुलिस होगी। या तो वो सिविल गाड़ियों में होगी, सिविल ड्रेस में होगी, चंद सेकंड में पहुंच जाएगी। तो आत्म अनुशासन से देश चल रहे हैं, बहुत सुशिक्षित हो चुके हैं सिविक सेंस और उससे, और सदियों से यहाँ पर उस तरह की चीजें चल रही हैं। तो अभी और इन हमें सब का इसका श्रेय लेने के लिए कोई कोई नहीं है, नेता फोटो वोटो नहीं खिंचवाता, नहीं लेता। कोई नहीं। मैं आपको एक बहुत बारीक बात बताता हूँ, मजेदार। जी। ये कनाडा में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है सर्दियों के दिनों में। मैं जहां पर हूँ यहाँ सर्दियों में -35 -40 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। जी। लेकिन जैसे ही अप्रैल के बाद दूसरे तीसरे हफ्ते में सर्दी खत्म होती है, तो कनाडा के लोग वीकेंड्स पर पिकनिक मनाने और घूमने के लिए निकलते हैं। पूरा देश एकदम उत्साह उमंग में आ जाता है। ये जो पेड़ अभी सूखे दिखाई दे रहे हैं, ये 2-3 दिन के अंदर पूरे हरे हो जाएंगे, सिर्फ 2-3 दिन में। जी। आपको अंदाजा नहीं होगा, कनाडा का प्रधानमंत्री कल कल की बात बता रहा हूं मैं, भारत के हिसाब से 23 तारीख को उसने ट्वीट किया 4 लाइन का। मार्क कार्नी ने, उसने लिखा है कि अब मौसम अच्छा हो रहा है, गर्मियां शुरू हो रही हैं। मैं जानता हूं कि मेरे देश के लोग वीकेंड मनाने जाएंगे, घूमने जाएंगे। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं, लाइफ को एंजॉय करें। 4 से 8 लाइन का ट्वीट है प्रधानमंत्री का। हम्म। आप कल्पना करके देखिए, देश का प्रधानमंत्री वीकेंड पर अपने देश के लोगों को एंजॉय करने के लिए कह रहा है कि अब मौसम अच्छा हो गया है, आप लोग निकलिए, थोड़ा एहतियात बरतिए, इस चीज का ध्यान रखिए, इसका ध्यान रखिए। ये सब चीजें जिस समाज में होती हैं, वहां के लोगों की खुशहाली चेहरे पर दिखाई देती है। आप लोगों को देखेंगे, यद्यपि क्राइम यहाँ भी है, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, अपराध धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे एशिया के तमाम देशों के, भारत के भी लोग यहाँ पर हैं। यहाँ दूसरे तरह के आंदोलन भी इस वक्त शुरू हो रहे हैं। वो जो यहाँ पर अभी डिपोर्टेशन के लिए 30,000 लोगों को नोटिस दिया है, वो अलग विषय है। उसमें भी भारतीय लोग हैं जिनको वापस भेजे जाने का फरमान जारी हुआ है। तो वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, पर शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं, अपना आंदोलन करके अपनी बात कह के वापस चले जाते हैं। मार्क कार्नी अभी यहाँ पर जो गुरु सप्ताह शुरू हुआ था सिखों का, गुरुद्वारे गया था प्रधानमंत्री यहाँ का, वहां मिला ग्रंथियों से, उनके साथ बैठ कर शब्द सुना उसने। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें अभी हमारे देश में आने में समय लगेगा, पर फिर भी हमें अपने देश पर गर्व है और सब अच्छा ही होगा। हम सब मिलकर अपने देश को और बेहतर बनाएंगे। जी। तो अब अपने देश पर ही आ जाते हैं सर। ये थोड़ा मुझे क्यूरियोसिटी था तो मैंने जी, शुरुआत बहुत में पूछ अच्छा। लिया। जी। अ, अब 2 दिन पहले ही की बात है ये, संघ के लोग वहाँ बगल में अमेरिका में थे, हडसन यूनिवर्सिटी में। और वहाँ हम और आप और सब लोग जानते हैं कि मोदी साहब की इच्छा के बिना तो संघ और बीजेपी का पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये मानना तो बिल्कुल जायज़ है कि राम माधव भी गए होंगे तो मोदी साहब की मर्ज़ी से गए होंगे। दत्तात्रेय होस बोले गए होंगे तो वो भी उनकी मर्ज़ी से गए होंगे, और वो जो वहाँ बोले होंगे, वो भी उनकी मर्ज़ी से ही बोले होंगे। किसी ऐसे कुछ बोलने की तो औकात है नहीं। तो फिर ये जब मान लिया राम माधव ने, और बड़े फ्रस्ट्रेट लग रहे थे जब कह रहे थे कि भई हमने तो आपके कहने पर रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया, हमने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया, हमने आपने 50% टैरिफ डाल दिया तो ख़ैर उस पर हम कुछ बोले नहीं। हमारी धुलाई हो गई हमारे देश में, लेकिन हम चूँ या चाँ या उफ़ तक नहीं कर पाए। फिर आपने 18% वाला डाला, हमने वो भी, उस पर भी हम कुछ नहीं बोले। अब बताओ करें तो करें क्या, ताकि आप जो है हम पे प्रसन्न हो जाएँ। तो ये अपने आप में एक प्रकार का कन्फेशन था, जिस पर राहुल गांधी लगातार कहते हैं, संसद में बोल चुके हैं। हम लोग भी लगातार कहते हैं कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे कितना ही महँगा कैमरा लेके गंगा नदी में या हुगली में जो है वो घूमते रहें, अपना रील बनवाते रहें, फ़ोटो खिंचवाते रहें, लेकिन इससे और कोई चीज़ जो है, जो उनके बारे में कही जा रही है, उसमें फ़र्क नहीं होगा कि वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ लगते हैं। और इस
राम माधव के इस निवेदन ने इसको साबित कर दिया। फिर उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक, जो संघ और बीजेपी में होता है कि वो थूक कर तुरंत चाट लेते हैं या कुछ देर के बाद चाट लेते हैं, वो कर लिया। पर जिस तरह से फिर वो चपेट में आए हैं, सर आप वहां भी बैठे हैं और यहाँ भी ध्यान रख रहे हैं, आपको, आपके नजर में जो ये रिएक्शन है, उसको आप कैसे नापते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? मयूर जी, इसके दो पहलू हो सकते हैं। तो पहले तो हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए अपडेट कर दें कि असल में राम माधव दत्तात्रेय होसबोले कहाँ बोल रहे थे। हडसन ये यूनिवर्सिटी में। नहीं, हडसन इंस्टीट्यूट है सर। हाँ, हडसन इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट, हाँ। ये व्हाइट हाउस से सिर्फ 4 ब्लॉक की दूरी पर है, बहुत पास में है व्हाइट हाउस के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और वहां पर इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर एक पॉलिसी डिस्कशन चल रहा है। इंडिया फाउंडेशन किसका है, बहुत संक्षेप में ये भी जान लें। इंडिया फाउंडेशन हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उनके सुपुत्र उससे जुड़े हुए हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी उसमें शामिल हैं। ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, अमेरिका के एक पत्रकार पीटर फ्रेडरिक ने, जिसने राम माधव को दौड़ा लिया हडसन इंस्टीट्यूट में, हाँ, जबरदस्त सवाल पूछे थे, हाँ, जबरदस्त वो सवाल पूछे। बताऊंगा अभी मैं उस पर भी। हम्म। उसने भी ये बात कही और लिखी है। तो हडसन इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार चल रहा है, एक संगोष्ठी चल रही है, उसमें भारत से बहुत सारे लोग आए हैं, जिसमें इन दो के अलावा राम माधव, दत्तात्रेय होसबोले, डॉक्टर शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, इन सब लोगों के भाषण चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम माधव जिस वक्त मंच पर थे, उनके साथ जो को पैनलिस्ट थी, बेथनी पॉलोस मॉरिसन जी, ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में, जो विदेश मंत्रालय वहां पर कहलाता है, उसमें डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये समझ लीजिए विदेश राज्य मंत्री हैं। जी। उनके साथ मंच साझा कर रहे थे। वहां उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने बता दिया। मैं थोड़ा आम बोलचाल की भाषा में, देसी मुहावरे में कहूं जी। तो राम माधव ने कहा कि हुजूर, मैडम, सर साहिबा, हमने तो जान दे दी आपके, हमने तो आपके लिए सब कुछ कर दिया, भारत ने, नरेंद्र मोदी ने, अब क्या बच्चे की जान लोगे आप? जी, और बिल्कुल, ये सब हमने तब किया जब हमारे देश में हम विपक्ष की गालियां खा रहे हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद हम आपकी सेवा में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी। आपका जी, एक भी आदेश ऐसा नहीं हुआ जिसका हमने पालन नहीं किया हो। बिल्कुल। माई बाप, अब हम और क्या करें? एक तरह से राम माधव इस तरह से घिघिया रहे थे, मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूं। सही बात है सर, सही बात है। उससे भी ज्यादा उनके ऊपर ये मार और हो गई कि वो जैसे ही बाहर निकले, पीटर फ्रेडरिक, जो वहां के मानवाधिकार पैरोकार भी हैं और बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। मयूर भाई, वो वीडियो देखिएगा, मैंने स्पेशल वीडियो बनाया, हमारे दर्शक उसे देख सकते हैं मेरे डॉक्टर राकेश पाठक लाइव चैनल पर, जी, और ट्विटर पर बहुत वायरल है वो तो, बहुत जी, जी, ज्यादा हमने, वायरल। मैंने भी दिखाया हुआ है पहले। आपने भी दिखाया, हाँ, मैंने तो भी आपके दिखाया हुआ है। चैनल पे भी देखा। तो उसमें भी जिस तरह दौड़ रहे हैं, और उसने सवाल क्या पूछे, उसने कहा कि आरएसएस भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है, आपका क्या कहना है? ईसाइयों को मारने की, नरसंहार की बात करता है, क्या कहना है? मुसलमानों को मारने की बात करता है, ईसाई मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप की धमकी देता है आरएसएस, वगैरह वगैरह। सवालों की झड़ी के सामने राम माधव के पास कोई उत्तर नहीं था। वे दौड़ते हुए एकदम, यूं समझिए कि वे 100 मीटर की दौड़ के वो जो विश्व विजेता है, उससे भी ज्यादा तेजी से दौड़कर अपनी कार में बैठे और रवाना हो गए। उसेन बोल्ट की बात कर रहे हैं आप? यूसेन बोल्ट, बिल्कुल। मैं पीटी उषा का नाम लेना चाह रहा था, पर मुझे लगा कि नहीं, फिर किसी पुरुष धावक का ही नाम लिया जाए। जी, बिल्कुल। तो उसेन बोल्ट से भी ज्यादा तेज दौड़कर राम माधव अपनी कार में बैठे और रवाना हो गए। वो कहता जी, रहा, श्री माधव जी, श्री माधव जी। माधव जी के पास कोई जवाब होता तो देते। इसमें एक गंभीर पहलू जोड़ना है, फिर मैं जी, आपको सवाल पर आऊंगा कि इन्होंने बोला क्यों है। सर, मैं जो दो जी, पहलू जी, बता रहा हूं उसमें दूसरा पहलू बहुत गंभीर है। जी, बिल्कुल सर। उसने ये भी याद दिलाया और उसने ट्वीट भी किया, पीटर फ्रेडरिक ने,
और अपनी सरकार से, अमेरिका की सरकार से पूछा, उसने मार्को रूबियो को टैग किया, विदेश मंत्रालय को टैग करके कहा कि जी। जिस आरएसएस पर बैन लगाने की सिफारिश यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, कर चुका है वो। उस हाँ। 4 मार्च को उसने बैन लगाने की सिफारिश की है। जी। उसके ठीक 50वें दिन हमारे ही देश की सरकार की मंत्री कैसे बैठी उस संस्था के साथ मंच पर, और जो हडसन इंस्टीट्यूट है वो अमेरिका के लोगों के टैक्स से चलता है। ये सब उसने लिखा है फ्रेडरिक में। सरकार को घेरे में ले लिया, अपनी ही सरकार को, कि जिस संस्था को बैन किया जाना है उसके साथ साझेदारी कैसे हो रही है। अब मैं उस दूसरे पहलू पर आता हूं सर, वो बहुत गंभीर है। जी सर, बिल्कुल। राम माधव ने माफी मांग ली, ट्विटर पर हमारी आपकी सबकी टाइमलाइन पर जा जाके और रीट्वीट किया, रीपोस्ट किया कि मैं माफी मांगता हूं, मैं गलत कह गया वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी जो स्वीकारोक्ति है मंच पर, वो यूं ही नहीं है सर। क्या वे नहीं जानते थे कि अमेरिका की धरती पर बैठकर वे नरेंद्र मोदी सरकार के सरेंडर होने का इकबालिया बयान देंगे तो ये जी। सरकार के खिलाफ जाएगा, मोदी के खिलाफ जाएगा। वो जो दूसरा पहलू है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संघ की तरफ से जानबूझकर मोदी नाम के इस गुब्बारे में सुई चुभोई गई है। सोचकर देखिएगा, मैं अपने दर्शकों पर भी छोड़ता हूं मयूर भाई, क्या ये संभव नहीं है? क्या बहुत हो गया? मोदी की उड़ान को रोका जाए तो इनका मंजा काट दिया जाए, तो खुद ही संघ के पदाधिकारियों की जुबान से ये कहलवा दिया जाए कि नरेंद्र मोदी तो सरेंडर हो गए। भाई ये बयान शशि थरूर का नहीं है, हडसन क्योंकि इंस्टीट्यूट आपकी ने। आपकी बात मुझे इसलिए भी जो है मुझे और तार्किक लगती है, क्योंकि अगर आप जो रिजॉइंडर पढ़ेंगे राम माधव का, तो वो बड़ा मतलब फुद्दू सा है। उस कुछ नहीं रिजॉइंडर है में सर। कोई गंभीरता नहीं है, उसमें ना कोई डेप्थ है, कुछ नहीं है। ना ऐसी कोई भावना उसमें दिखती है कि अरे यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी कोई, बिल्कुल वो बिल्कुल। 3 लाइन का है, 3 साढ़े 3 लाइन का छोटा-सा है बस, कि वो तो इनकरेक्ट था और मैं उसको भी करेक्ट कर रहा हूँ काइंड ऑफ, ये बस उतना सा है। नहीं, उसमें ये उसमें बाद में मजेदार बात ये, उसमें वो लिख हाँ, रहे हैं कि मैं हाँ, तो उन लोगों के तर्कों का खंडन करने की कोशिश कर रहा था। अरे वो हाँ, खंडन है, आप तो कबूल हुँ, कर रहे थे सारी चीजें। जी, खंडन किया उसने, दत्तात्रेय होसबोले ने, उसको मैं मानूंगा हुँ, कि हाँ उसने प्रतिवाद किया पैनलिस्ट हुँ, का जो उसके साथ हुँ, बैठा था दत्तात्रेय होसबोले के साथ, हुँ, उसको भी जोड़ लेते हैं। उससे दत्तात्रेय होसबोले से दूसरे सत्र में जो पैनलिस्ट था साथ में बैठा हुआ, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसने कहा कि ऐसा माना जाता है कि आरएसएस एक हिंदूवादी कट्टरपंथी संगठन है, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करता है, उनके खिलाफ नफरत फैलाता है। फिर उसने कहा कि हम हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि आपका संगठन आरएसएस के की तरह काम कर रहा है, उसके जैसा है। हम दर्शकों के लिए थोड़ा सा संक्षेप में अपडेट कर दें, फिर हम आएंगे राम माधव दत्तात्रेय के खंडन पर। के नाम का एक संगठन अमेरिका में 1865 में शुरू हुआ। ये अमेरिका के जो श्वेत व्हाइट सुप्रीमेसी को मानने वाले लोग थे कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम तो गोरी चमड़ी वाले हैं, काले लोगों को वो इंसान ही नहीं मानते थे। उनके खिलाफ एक संगठन बना, एक तरह से गुप्त संगठन था पहले, फिर वो खुल के काम करने लगा। उसका नाम था कू क्लक्स क्लान, शॉर्ट फॉर्म में के। बिल्कुल। उसने ब्लैक्स को, अश्वेतों को मारना शुरू किया, सड़कों पर दौड़ाना, सार्वजनिक स्थानों पर बैठने नहीं देना, वगैरह वगैरह। और 18 इसमें और जी मैं जोड़ भी दूँ, इसमें सिर्फ़ आम नागरिक या तो मतलब सब समाज के लोग नहीं थे। इसमें वो सब लोग भी इस विचारधारा के लोग थे जो जुड़े थे, जो कि कहीं प्रशासन में थे अमेरिका के, हाँ कहीं पुलिस में थे, कहीं सेना में थे, व्यापार में थे, हर तरह के वो व्हाइट लोग, सफ़ेद गोरे लोग जो कि व्हाइट सुप्रीमेसी में यकीन करते थे और इस कू क्लक्स क्लान की विचारधारा से प्रेरित थे और जुड़े हुए थे। तो वो हर बिल्कुल जगह सही। पे थे। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि आरएसएस के भी लोग हर जगह पे बिल्कुल फैले बिल्कुल। हुए। जी। फिर ये उस वक्त 1871 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कानून बनाया, कू क्लक्स क्लान एक्ट 1871।
उसके चलते उस कानून के अंतर्गत फिर संगठन का सफाया हुआ, उनकी गिरफ्तारियां हुई, उन्हें जेल में डाला गया और सजाएं हुई। कुछ सालों तक शांत रहने के बाद 1915 में एक फिल्म आई हॉलीवुड की, इन द नेम ऑफ नेशन, ऐसा कुछ नाम था उस फिल्म का। उसमें इसका फिर से व्हाइट सुप्रीमेसी का प्रचार किया गया, या जो भी उसमें रहा होगा, उससे प्रेरित होके के 1915 में दोबारा खड़ा हो गया। इस बार ये उससे भी ज्यादा भयंकर बना। व्हाइट कपड़े पहनते थे, सिर पर एक ऐसे शंख जैसे आकार की टोपी पहनते थे। और फिर इन्होंने अकेले ब्लैक्स के खिलाफ नहीं सर, फिर ये एंटी क्रिश्चियन, एंटी जूइस, एंटी माइग्रेंट्स, इन सब लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया। और फिर तो हालत ये कर दी कि रेलवे स्टेशन पर भी, बस स्टैंड पर भी टॉयलेट यूज करने की भी इजाजत ब्लैक्स को नहीं मिलती थी। कब्रिस्तान तक इन लोगों ने के ने अलग करवा दिए थे। और हालत ये हो गई थी कि 50 से 60 लाख मेंबर बन गए थे के अमेरिका में। फिर धीरे धीरे जब समाज और जागृत हुआ और इस तरह की नस्लभेदी बातों का विरोध शुरू हुआ अमेरिका में, पर ये 1915 से लेके कई साल तक चलता रहा, शायद 1940 या 45 के आसपास तक। फिर इसका डाउनफॉल हुआ। फिर ये 1950-60 में दोबारा शुरू हुआ, 60 में। लेकिन अब 5-6 हजार लोगों से ज्यादा लोग इसमें नहीं है। और अब अमेरिका का समाज इस तरह की भेदभाव, नस्लीय चीजें अभी भी हैं, ब्लैक्स के प्रति दुर्भाव अभी भी है, लेकिन अब ये के खत्म हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए, भारत के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन, मोदी के शब्दों में दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ को अमेरिका में के कहा जा रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी सर। फिर दत्तात्रेय होसबोले ने उसका खंडन किया और ये कहा कि नहीं, हमारा संगठन ऐसा नहीं है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, हम तो सबको भाई अपना मानते हैं, हम सब एक हैं भारत में। वो कितना एक है सब दिखाई देता है। रामनवमी के जुलूस में जब तक मस्जिद के सामने डांस नहीं करें तब तक राम जी की आराधना पूरी नहीं होती। क्रिसमस पर जब तक चर्च में घुसकर तोड़फोड़ नहीं करें, तो वो समझ में आ रहा है। लेकिन पूरी दुनिया अब ये समझ रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरअसल में क्या है, उसकी फितरत क्या है। और अब इसमें जोड़ दीजिए राहुल गांधी के उस ट्वीट को, जी, जो राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय सरेंडर संघ, नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद, अमेरिका में चापलूसी, पूर्ण समर्पण। अंतिम लाइन में जो राहुल गांधी ने लिखा है उसमें ये लिखा है, राम माधव ने तो सिर्फ आरएसएस की विचारधारा को, उसकी फितरत को बेनकाब कर दिया है, बेपर्दा कर दिया है। ये बहुत बड़ा हमला है। और ये बात अब पूरी दुनिया में भी लोगों को समझ में आ रही है कि दरअसल में आरएसएस क्या है, उसकी फितरत क्या है। जी, बहुत सही बात है सर। मैं इसमें आगे एक जो है सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे संघ हम सब जानते हैं, हम सब ने इस पर बातें की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी और बीजेपी ने भी अपने, बीजेपी ने तो फ्रेंड्स फॉर बीजेपी करके पूरी दुनिया में खोला हुआ है, इंडियन डायस्पोरा को वो अपने साथ जोड़कर जो है वो मोदी मोदी करवाते रहते हैं। संघ ने भी और बीजेपी ने और सरकार ने भी, ये सब ने अपने अपने लॉबिंग करने के लिए अमेरिका में फर्म्स हायर की हुई हैं। ये भी हम सब बता चुके हैं। बिल्कुल। इन सब के बावजूद आज के हालात में, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस जो है वो एनआरआईज के देख रहा हूं, जो शायद बाहर से भी जो रहते हैं वहां से, और जब वो देश आते हैं तो भी कहीं वो बात करते सुनाई देते हैं कि वो लोग ये कह रहे हैं जो कि सेटल्ड है, बाहर है, भारतीय मूल के, और ये कह रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों में भारतीय मूल के लोग जो कि बाहर गए हैं, पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहां पे उन्होंने बहुत ही छवि खराब की है, जो इससे पहले नहीं थी। और वो उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये जो अल्ट्रा राइट विंग माइंडसेट के लोग वहां, यहाँ से वहां चले गए हैं, तो उसमें ऑब्वियसली आरएसएस और संघ और भाजपा की विचारधारा के ही लोग हैं। तो क्या आप जब बाहर वहां उस कनाडा में या अमेरिका में आप गए हैं, इससे पहले अमेरिका जाके आए, आप जब लोगों से मिलते हैं तो वहां के जो इंडियन डायस्पोरा और जो वहां के अमेरिकन हैं या कैनेडियंस हैं, क्या वो इस बारे में कोई बात करते हैं? वो कैसे देखते हैं हमारी छवि अभी वहां क्या है, कैसी है? हाउ डू पीपल सी अस नाउ?
और उसमें देखिए संघ और जी, भाजपा का मतलब उसको अगर कोई एनालिसिस करता है या उसके बारे में कोई बोलता है तो कैसे करता है वो? देखिए आज से 10-15 साल पहले भारत की जो छवि थी और शुरू में नरेंद्र मोदी के पहले 1 आध 2 साल में वो बहुत बेहतर थी। लेकिन धीरे-धीरे पिछले 10 सालों में, अब तो सरकार में 12 साल हो गए, भारत में हो रही घटनाएँ और अमेरिका, यूरोप या कनाडा जैसे देशों में जो इनके संगठन हैं, उन्होंने जो कारगुजारियाँ की हैं, उसके चलते देश की छवि धूमिल हो रही है। देखिए मयूर जी, अब दुनिया कोई ऐसे तो बची नहीं है कि भारत में कुछ हो रहा है तो अमेरिका या कनाडा के लोगों को नहीं मालूम। अब तो पूरी दुनिया एक छोटा-सा गाँव है। कुछ भी होता है भारत में, अगर आप एक भी व्यक्ति पर पत्थर फेंकते हैं, तो उसके अगले मिनट अमेरिका, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका हर जगह बैठकर व्यक्ति अपने मोबाइल और टीवी पर देख लेता है। आप कहीं भी नरसंहार की धमकी देते हैं, लोग देख लेते हैं, ये कू क्लक्स क्लान है। जी, आप हाँ, मैंने तस्वीर कल दिखा देखा रहे था। हैं। जी, हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। ये जी, जी। हमारे दर्शक देख लें किस तरह से भेष धरकर ये लोग हत्याएँ करते थे। बहुत नृशंस था ये ग्रुप, बहुत ही खतरनाक, दुनिया के इतिहास में बड़े दुर्दांत आतंकवादी संगठनों में गिना जाता है केकेके को। जी, तो हम बात कर रहे थे संघ जी, और उसके आनुषंगिक संगठनों की। जिस तरह भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी ही एक इकाई अमेरिका में है, कनाडा वगैरह में है, जिसका नाम है हिंदू स्वयंसेवक संघ, एचएसएस। उसने तमाम जहाँ-जहाँ इंडियन डायस्पोरा है, वहाँ मंदिर बनवाए हैं, लोगों की बैठकें करते हैं, चल समारोह करते हैं तीज त्योहार पर। शुरू में कुछ समय तक लोगों को ठीक लगा, लेकिन अब स्थिति ये है कि धीरे-धीरे इनकी गतिविधियों के चलते बाकी जो लिबरल किस्म के लोग हैं, जो ऐसे भारतीय हैं जो इस तरह के कट्टरपंथी नहीं हैं, वे अब इनसे छिटकने लगे। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से माइंडसेट बनाया गया था इन लोगों का। वो जो दृश्य आप देखते हैं कि जब नरेंद्र मोदी विदेश आते हैं, अमेरिका, कनाडा या कहीं भी, तो कोई महिला आपको रोती हुई दिखाई देगी वीडियो में कि आज मैंने मोदी जी को छू लिया, अब मैं हाथ नहीं धोऊँगी 2 दिन तक, मेरे तो भगवान हैं मोदी जी। यहाँ पर एक पूरा ग्रुप है इसके लिए, वो बाकायदा इस तरह के कार्यकर्ताओं को हायर करते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं, उनका खाना खर्चा, आना-जाना सब उठाते हैं। झंडे, डंडे, बैनर, नारे सब सिखाए जाते हैं, वो सब होता है। बहुत बड़े-बड़े गुजरात के कारोबारी हैं, वो इस सारी ज़िम्मेदारी को यहाँ उठाते हैं। आपने जिसका ज़िक्र किया कि लॉबिंग के लिए आरएसएस ने यहाँ भी कंपनियों को एजेंसियों को हायर किया हुआ है। हमारे दर्शक जान लें कि अमेरिका में लॉबिंग कानूनी है। आप लॉबिंग जी, करा सकते हैं, जी। उसके लिए एजेंसियाँ हैं, रजिस्टर्ड बाकायदा लाइसेंस शुदा कंपनियाँ हैं। हम और आप भी अपनी लॉबिंग के लिए किसी कंपनी को हायर कर सकते हैं, उन्हें पैसे दीजिए, आप उनसे क्या काम कराना चाहते हैं, आप उन्हें बताएँगे, आपका टारगेट क्या, आप चाहते क्या हैं? आरएसएस ने जिस फर्म को करोड़ों रुपए दिए थे अमेरिका में लॉबिंग के लिए, उसमें उनका उद्देश्य था व्हाइट हाउस में पावर कॉरिडोर्स में संघ की पैठ बढ़ाना। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अपनी घुसपैठ बनाना, उनके साथ मीटिंगें करवाना, उनसे संपर्क करना और उनके साथ इस तरह के आयोजन जैसे हडसन इंस्टीट्यूट में हो रहा है, इसके लिए संघ के लोगों को बुलाया जाए, आपस में आदान-प्रदान हो। वो जो अमेरिका की एजेंसी है, वो कुछ अमेरिका के कांग्रेसमैन्स को, सीनेटर्स को भारत भेजेगी। नागपुर आपने देखा था, कुछ दिनों पहले गए थे अमेरिका के कुछ लोग। ये सारे काम ये एजेंसियां, ये फर्म्स कर रही थी। जब भारत में इस तरह की खबर छप गई, हम और आपने वीडियो बना दिए, तो आरएसएस ने उस फर्म से ठेका वापस ले लिया। उसको जितना पैसा दे चुके थे, उसके बाद उसको रिन्यू नहीं किया। मजे की बात यह है कि जिस फर्म को आरएसएस ने ये ठेका दिया था अपनी छवि निखारने का, वो फर्म पाकिस्तान के लिए भी काम करती है। जी, बिल्कुल। माने आरएसएस को कोई पाकिस्तान से असुविधा नहीं है, उससे तो खैर उनका वैसे भी बहुत करीबी रिश्ता है, बीजेपी और आरएसएस का पाकिस्तान से हर तरह से साबित हो चुका है। तो एचएसएस की गतिविधियों से अब इंडियन डायस्पोरा थोड़ा सचेत हो रहा है। मैं जिस उदाहरण की बात कर रहा था कि हम लोग जब अक्टूबर 2025 में अमेरिका आए थे, कई शहरों में हमारी इंडियन डायस्पोरा के साथ बातचीत हुई। आपको विश्वास नहीं होगा,
आज भी इस एचएसएस के प्रभाव में अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के कई महीने बाद तक ऐसे भारतीय लोग थे जो ये मानते थे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था। कराची में तिरंगा फहरा रहा था। हमारी बहस हुई है, अच्छी खासी गर्मा गर्म बहस हुई है, जब हम लोगों ने, हमने और हमारे बाकी साथी पत्रकारों ने कहा कि, उन्होंने कहा कि नहीं, उस दिन तो हमारी सेना पहुंच गई थी कराची तक। तो हमने कहा आपने गोदी मीडिया, भोंपू मीडिया के चैनल्स को देखा होगा, इसलिए आपको ऐसा मालूम है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। भारत की सेना ने बॉर्डर ही पार नहीं किया था। हवाई हमले हुए थे, और किसी भी देश पर कब्जा करने के लिए जब तक आप जमीन से नहीं जाएंगे या पैराट्रूपर्स नहीं उतारेंगे, तो न इस्लामाबाद पे कब्जा हुआ था, न लाहौर पे तिरंगा फहरा रहा था, और न कराची में कोई कलेक्टर एसपी की तैनाती हुई थी भारतीय। लेकिन सोच कर देखिए आप, मई में ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका, अक्टूबर में भी अमेरिका में बसे पढ़े लिखे भारतीय इस भ्रम में थे कि हमारी सेना इस्लामाबाद पहुंच गई थी। तो अब इनकी गतिविधियों के चलते लोगों का मोह भंग हो रहा है, धीरे धीरे लोग अब उनसे छिटक रहे हैं। कुछ और भी ऐसी गतिविधियां हैं, जैसे कनाडा जैसे देशों में, खास तौर से यहाँ जो आपके पास में एक बिश्नोई भाई साहब रहते हैं कहीं किसी बड़े से घर में, हमारे उन हाँ, साबरमती जेल में है वो। साबरमती जेल में रहते हैं। जी, जी। उनके यहाँ पे जो कामकाज चल रहे हैं, उसमें लोग मानकर चलते हैं कि भारत सरकार के इशारे पर कनाडा की सरकार ने तो बाकायदा, जो कनाडा की पुलिस है, उसको कहते हैं कैनेडियन रॉयल माउंटेड पुलिस, उसने तो अपनी छानबीन में, उसने अपने दस्तावेजों में जो डॉजियर सौंपा है, उसमें लिखा है कि भारत का उच्चायोग जो है, उस उच्चायुक्त में जो तैनात अधिकारी कर्मचारी थे, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, उनके टेक्स्ट मैसेजेस हैं, उनके व्हाट्सएप संदेश हैं, जिनसे ये साबित होता है कि कनाडा में इस तरह की गतिविधियों में हमारी सरकार के लोग शामिल हैं। तो उसको लेकर भी अब असंतोष स्थानीय लोगों में हो रहा है कि यहाँ पर आप ये सब क्यों करा रहे हैं। तो धीरे धीरे 10 साल के नरेंद्र मोदी के शासन काल में भारत की छवि, जो शुरू में 1-2 साल निश्चित तौर पर लोगों को लगा, अरे नरेंद्र मोदी तो अवतार आ गए, भारत जाने कहां पहुंच जाएगा, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। मैंने तो एक आखिरी बात कह रहा हूं, हमने कम से कम 10-12 शहरों में इंडियन डायस्पोरा से बात की, तो जो लोग ऐसा मानते थे कि नरेंद्र मोदी ने भारत को एकदम तरक्की के हिमालय पर पहुंचा दिया है, मैंने हाथ जोड़कर करबद्ध प्रणाम करके उनसे कहा कि हमारे साथ ही भारत वापस चलिए, वहीं रहिए। जब हिंदुस्तान इतना अच्छा कर दिया है, तो मोदी जी को छोड़कर आप अमेरिका में क्यों बसे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के राज बिल्कुल, में? बिल्कुल भारत सही बात। आइए, वहीं फैक्ट्री लगाइए, वहां रोजगार दीजिए लोगों को, सब कुछ अच्छा है। और हम और आज भी आबो-हवा हमारी इतनी शुद्ध है कि आप आराम फिर से खुल के साँस लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, एक भी आदमी तैयार नहीं हुआ भारत वापस आने के लिए। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क कह दिया, अमेरिका में बसे हुए भारतीयों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कितने लोगों के ट्वीट आपको दिखे जो अमेरिका में बसे हैं? नहीं, कितने मुझे लोगों तो के एचएसएस का कोई बयान है? नहीं, नहीं। हिंदू स्वयंसेवक संघ अमेरिका चैप्टर का एक भी शब्द दिखा दीजिए जिसमें उसने कहा हो कि ट्रंप ने हमारे देश को, हमारी मातृभूमि को, भारत माता को नर्क कहा है? क्या संघ का कोई बयान देखा? नहीं, न कुछ भारत नहीं। में आरएसएस का कोई बयान है, न यहाँ पर एचएसएस का कोई बयान है। मोहन भागवत एक शब्द नहीं बोले, रोज विश्वगुरु होने का डंका पीटते हैं। क्यों नहीं बोले मोहन भागवत कि हमारे देश को नर्क बताने की हिम्मत कैसे हुई डोनाल्ड ट्रंप की? जी। और सर आखिरी में ये समझना चाहता हूँ कि अब जब मोदी जी नौका विहार करते पाए जाते हैं, बगल में मणिपुर लगातार जल रहा है। उसके भी दृश्य लोगों तक पहुँच रहे हैं, दुनिया भर में पहुँच रहे हैं। माताएँ, बहनें जो हैं वहाँ पे, मैं क्योंकि अब इसमें मैं सिर्फ इसी एंगल से इसको देख रहा हूँ कि अगर हमारे देश का एक राज्य 3 साल से लगातार अशांत जल रहा है, जल रहा है और प्रधानमंत्री वहाँ एक बार का दौरा मुझे याद है कुछ एक 6-8 ही महीने बार। पहले का, जहाँ पे उन्होंने वो बारिश के मौसम में गए थे पिछले बारिश में और वो उन्होंने रोड शो एक करने की कोशिश की जो और बाकी सब दिखाने की कोशिश की, सब कुछ बढ़िया है और वापस फिर वहाँ से आ गए, एक वही मौका। पर कभी भी कुछ भी आज मन की बात भी हो गई, उसमें भी कुछ नहीं बोले। हर बार मन की बात करते हैं, कभी कुछ नहीं कहते हैं।
थोड़े ही दूर जाके वो हुगली नदी में बैठ के हावड़ा ब्रिज के नीचे जो है वो नौका विहार करते हैं, बड़ा महंगा वाला कैमरा लेके। वो कैमरा के लेंस में वो क्यों नहीं दिखता, वो जो मणिपुर में हो रहा है, वो क्यों नहीं दिख रहा है? और उसको लेकर क्या कोई चर्चा वहां भी होती है उस तरह की? आप जहाँ कनाडा है या अमेरिका में कोई बातचीत होती है क्या? ये दृश्य तो हर जगह पहुंचते होंगे, जानकारी भी पहुंचती होगी। जी। देखिए, भारतीय जहां-जहां हैं, सबको दिखाई दे रहा है इस देश में क्या हो रहा है। सबको दिखाई दे रहा है कि 3 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन वहां उतना पैरामिलिट्री फोर्स नहीं भेजा गया जितना अकेले बंगाल के चुनाव में उतार दिया गया है। बिल्कुल। देखिए, नरेंद्र मोदी हुगली में नौका विहार कर रहे हैं, गृह मंत्री 15 दिन से डेरा डाले हुए हैं, मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। आपने ठीक कहा, वो सिर्फ एक बार गए और उससे पहले एक बार संसद के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने 1 या 1.5 वाक्य मणिपुर के लिए बोला था, किसी सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले। राहुल गांधी 3 बार मणिपुर हुआ है। एक आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए। जी। मयूर जी, इस वक्त बंगाल के चुनाव में हमारे देश के जो 5 बड़े पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल हैं, यहाँ पर एक चीज और जोड़ दूं, बहुत सारे लोग उसे सेना लिख देते हैं, मैंने उस पर पोस्ट भी लिखी फेसबुक ट्विटर पर। पैरामिलिट्री फोर्सेस सेना नहीं है, सेना अर्धसैनिक बल है। लेकिन नहीं। देश के इतिहास में पहली बार है कि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। 2,50,000, 2.5 लाख जवान तैनात किए गए एक राज्य के चुनाव में। और अभी जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, पूरे देश में, इस महादेश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, अटक से कटक तक, आपको मालूम है कितना पैरामिलिट्री फोर्स लगा था पूरे देश में? 3,40,000। और यहाँ ढाई पूरे लाख पूरे देश में 3,40,000 और एक इतने से राज्य में 2.5 लाख जवान तैनात किए गए। नंबर 3, इस चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रपति से लेकर ईडी तक को उतार दिया है। महामहिम राष्ट्रपति गई थी चुनाव से एन पहले, चुनाव चलते में ही, ममता दीदी पता नहीं क्यों मुझसे गुस्सा है, मुझे रिसीव करने नहीं आई, मेरे लिए बहुत छोटा सा कार्यक्रम स्थल आवंटित कर दिया। राष्ट्रपति के जरिए भी बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बुलवाया। ईडी के छापे मतदान के दिन तक चल रहे हैं, कल भी ईडी का छापा पड़ा है। वहां पर जो सत्ताधारी पार्टी है, उसका जो मीडिया मैनेजमेंट करने वाली, प्लानिंग करने वाली एजेंसी आईपैक, उसके दफ्तर आईपैक। पर जी। ताला डलवा दिया आपने। गृह मंत्री बी ग्रेड की हिंदी सिनेमा की फिल्मों का डायलॉग दे रहा है मंच से, उल्टा लटका दूंगा, उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा। सीधा करूंगा। देश का प्रधानमंत्री थाने के हेड मुहर्रिर की तरह वार्निंग दे रहा है कि 23 और 29 अप्रैल से पहले सारे गुंडे थाने में हाजिरी लगा दें। ये काम देश वो के प्रधानमंत्री का है। वो ये सर 70 हमारे 80s आपके में, ये हैं? 70 80s में जो प्राण और हम ये सब लोग जो करते थे ना बिल्कुल उस तरह की कुछ बिल्कुल बिल्कुल, प्राण, इफ्तिखार, ये लोग इफ्तिखार अगर पुलिस इंस्पेक्टर बने होते थे तो वो कहते थे निकल आओ यहाँ, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तो नरेंद्र मोदी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हवाले कर दो। तो नरेंद्र मोदी इंस्पेक्टर इफ्तिखार की तरह, तो डॉन फिल्म में थे ना, डॉन तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तो मैं उसका दूसरा डायलॉग आपको बोलता हूं कि मैं नहीं, तुम घिर चुके हो। डॉन कहता है इंस्पेक्टर साहब हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो शायद वो पिंचू कपूर या नहीं, वो कौन सा, शिवपुरी, एक हाँ, अभिनेता थे ओम ना, शिवपुरी, ओम ओम शिवपुरी। शिवपुरी। हाँ। तो ओम ओम शिवपुरी। शिवपुरी कहते हैं डॉन हम नहीं, सिर्फ तुम घिर चुके हो। हाँ। तो सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी बंगाल के गुंडों से कह रहे हैं कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, थाने में सरेंडर कर दो। मेरा मानना यह है कि इतना सब करके भी अगर बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी, इतना सब करके भी, सब कुछ, तो मेरा साम दाम दंड भेद से विश्वास ही उठ जाएगा। अगर देखिए, साम दाम दंड भेद, मोदी जी ने क्या कमी रखी है? क्या नहीं। कुछ नहीं कर रखा बंगाल में, फिर भी चुनाव नहीं जीतेंगे। तो सचमुच में मेरा तो विश्वास ही उठ जाएगा साम दाम दंड भेद से। फिर भी अब ये बंगाल की जनता के ऊपर है, वो तय करेगी।
कि उसे बंगाली अस्मिता, बंगाली भद्रलोक का सम्मान वो प्यारा है, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ऐसी धमकियां जो लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। अंतिम बात जोड़ दूं, जी 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के सामने जो चुनौती है वो अपनी छवि को बचाने की, अपने ब्रांड नेम को किसी भी तरीके से बचाए रखने की है। और इस पर सबसे ज्यादा डेंट अगर कहीं से लग रहा है तो उसमें दो मोर्चे हैं, एक राहुल गांधी, दूसरा बंगाल से ममता बनर्जी। इसका उदाहरण दे रहा हूं मैं। शायद ऐसा पहली बार होगा देश के इतिहास में कि देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को विपक्ष के सांसद सोशल मीडिया पर सिर्फ नाम से संबोधित कर रहे हैं। बहुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन, उनके ट्वीट देखिए। डेरेक ओब्रायन लिख बिल्कुल। रहे हैं, नरेंद्र, कोई मोदी बिल्कुल। नहीं, कोई जी नहीं, कोई आगे श्री नहीं, नरेंद्र, ये कर रहे हैं आप बंगाल में। बहुआ मोइत्रा कैमरे पर कह रही है कि अमित शाह मर्डरर है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, वसूली करने वाला और तड़ी पार है। ये जो हमला है ब्रांड पर और उनके भौकाल पर, वो नरेंद्र मोदी का जो डर था, अमित शाह का जो खौफ था, वो राहुल गांधी और ममता बनर्जी की पूरी टीम ने चकनाचूर कर दिया, खत्म कर दिया। लोगों ने डरना बंद कर दिया। वरना कोई हिम्मत कर सकता था अमित शाह को सदन में तड़ीपार कहा जा रहा है, सड़कों पर तड़ीपार कहा जा रहा है, और वो भी सांसद लोग कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सड़क चलता कोई आदमी या किसी पत्रकार ने कह दिया हो तड़ीपार। हमारा आपने कभी नहीं कहा इस तरह से, नहीं, लेकिन महुआ मोइत्रा रोज कह रही हैं। बहुत तो सही। ये बंगाल का चुनाव नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, करो या मरो का सवाल है। इसलिए वे सब कुछ झोंके दे रहे हैं कि कैसे भी बंगाल जीतना है। देखते हैं 4 मई को क्या होता है। जी हाँ, वो वही है, बस 4 मई को देखना है कि लोकतंत्र जीतता है या तंत्र जीतता है। बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने वक़्त निकाला। थैंक यू सर। थैंक यू। आपकी यात्रा जो है शुभ रहे और आप एकदम स्वस्थ रहें, थैंक ये यू सर। थैंक शुभकामनाएँ। यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों हमने ये बातचीत की, साक्षात्कार किया पाठक जी से, आप सबने सुना। इस पर आपकी क्या राय बनती है, आप हमको लिख कर कमेंट करके ज़रूर से भेजें। और अगर आपको बातचीत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को और लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें इसको, है ना? वैसे भी आप जानते हैं कि यूट्यूब पर हमारे वो रीच को कम करने की कोशिश लगातार रहती है, नोटिफ़िकेशंस जाते नहीं है। तो आप अगर शेयर करेंगे तो आपका सहयोग मिलेगा। और ये चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और अपने साथियों से करवा लें। आर्थिक सहयोग अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल चल रहा है, इसमें पूरी जानकारी है। आप जिस तरह से जब जितना करना चाहें, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।